लास्ट चैप्टर है आपका मैकेनिक्स का, कॉन्स्ट्रेंट मोशन। हेडलाइन डालिए, कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट मोशन, सबसे पहले तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब समझते हैं कि एक्चुअली में कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता क्या है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बाधित करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाना। अगर हमारा कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है और उस पर आप बाधाएं लगा दें, उसको कॉन्स्ट्रेंट कर दें, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दें कि भाई तुम केवल एक तरह का मोशन करोगे। अगर लीनियर मोशन कर रहे हो तो केवल लीनियर करोगे, उस ट्रैक से नहीं हट सकते। अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो केवल सर्कुलर करोगे, उस ट्रैक से नहीं हट सकते। तो उस तरीके का मोशन उससे कराने के लिए उसको बाध्य करना पड़ेगा, उसको कॉन्स्ट्रेंट करना पड़ेगा, उसको संरक्षित करना पड़ेगा। इस तरीके के मोशंस को हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल को एक तरीके का मोशन करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड करते हैं और इस रिस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। कि अगर मान लीजिए वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन से वो हटने की कोशिश किया तो हमने उसको फिर कंप्रेस कर दिया और कहा कि नहीं तुम यही मोशन करोगे। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। मतलब किसी भी पार्टिकल को फोर्स करना, रिस्ट्रिक्ट करना, एक तरीके का मोशन करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट मोशन कहलाता है। लिखिए डेफिनेशन, पहली हेडलाइन है इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए, इफ अ पार्टिकल इज कैपेबल, इफ अ पार्टिकल इज कैपेबल टू मूव along a curve, to move along a curve or surface by external forces, then such a motion is called constraint motion. Then such a motion is called constraint motion. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए मोशन इन द स्मूथ वर्टिकल सर्किल। मोशन इन द स्मूथ वर्टिकल सरफेस, मोशन इन द स्मूथ वर्टिकल सर्किल। देखिए क्या मतलब हुआ इस आर्टिकल का। सर्किल है, दो बातें होती हैं। एक होता है सर्किल के सरकमफ्रेंस के अंदर, एक होता है सर्किल के सरकमफ्रेंस के बाहर, मतलब इनसाइड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और दूसरा आउटसाइड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। यहाँ पे आपको लिखवाया गया इन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, मतलब इस केस में पार्टिकल सर्किल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए इसका। स्टेटमेंट, statement, a particle is projected, from the lowest point, a particle is projected from the lowest point of a smooth vertical circle, of a smooth vertical circle with velocity u, and moves inside the circle, full stop. To discuss the motion, देखिए कह रहा है कि कोई पार्टिकल है किसी स्मूथ वर्टिकल सर्किल के अंदर मूव कर रहा है,
इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट इसका ए है, इससे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी u, मतलब यहाँ से पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी u। ये इस सर्किल का डायामीटर हो गया और ये हमारा पार्टिकल। इस सर्किल के डायामीटर में ये आपका O हो गया, ये रेडियस R हो गई, ये अपर पॉइंट B हो गया और यहाँ पे हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लिया। ये रहा पार्टिकल। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे ही आप इसको यहाँ भेजेंगे, मान ले रहे हैं कि किसी टाइम t पर थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको n का नाम दे दिया, ये रेडियस r हो गई। इस पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स लगता है mv² बाई r, सेंटीपिटल फोर्स। चूँकि पार्टिकल यहाँ पर है, देखिए दो बातें होती है, एक तो पार्टिकल बाहर हो, एक तो पार्टिकल अंदर हो। जब पार्टिकल बाहर होता है तो उसका रिएक्शन R ऐसे लगेगा, जब पार्टिकल इधर होता है तो उसका रिएक्शन R ऐसे लगता है। मतलब पार्टिकल अगर अंदर है तो वेट ऐसे गिरेगा तो रिएक्शन R ऊपर की तरफ लगेगा। रिएक्शन क्या होता है कि सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसको रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो वो अपना वेट इसके सरकमफ्रेंस पे लगाएगा, जिससे इसका रिएक्शन R ऊपर की तरफ लगेगा। रिएक्शन R ऊपर की तरफ लगने का मतलब ये हमारा R हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स निकालें। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। ये कंपोनेंट्स निकालेंगे तो एक ये कंपोनेंट मिलेगा, एक इधर कंपोनेंट हमको इसका मिलेगा। ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये, तो mx डबल डॉट भी इधर होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x होगी तो इधर की तरफ mx डबल डॉट मतलब mv dv बाई ds इधर की तरफ वर्क करेगा। ये हमारा पूरा इस मोशन का डायग्राम हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दो तरह के मोशन इंक्लूड है। पहला मोशन वो इंक्लूडेड है जब पार्टिकल सरफेस के ऊपर होगा, दूसरा है जब पार्टिकल सरफेस के बाहर होगा। ये वो आर्टिकल है जिसमें पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, मतलब पार्टिकल सरफेस के अंदर है या सर्किल के अंदर है, इनसाइड द सर्किल है। ठीक है, डालिए प्रूफ। लिखिए let us consider a particle is projected from point capital A with initial velocity u, full stop. Let at a time t, comma, its position is capital P, where the velocity is small v। मतलब ये पॉइंट P है, ये देखिए पॉइंट P है जहाँ टाइम t है, वेलोसिटी v है, वेयर द वेलोसिटी इज स्मॉल v। नीचे से लिखिए देन अगर इस डिस्टेंस को हम लोग h मान ले, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है v² इज इक्वल टू u²। अगेंस्ट ग्रेविटी है तो 2gh। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी वर्टिकल हाइट चढ़ा वो है हमारा an। दिस इम्प्लाइज mv² फाइनल वेलोसिटी mu² माइनस 2gh
दिस इम्प्लाइज mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. दिस इम्प्लाइज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जी एम आया है तो यहाँ पे भी m लिखेंगे. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, ठीक है. भैया का भी ठीक है. ठीक, m है 2mgh. m देखिएगा मिस कर गया है यहाँ पे जब आपने m का मल्टीप्लाई किया है. mgh हाफ तो mgh. दिस इम्प्लाइज दैट हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mg. h की वैल्यू निकालेंगे. h की वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं OA माइनस ON. OA माइनस ON. दिस इम्प्लाइज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mg. OA की जगह रेडियस r हो जाएगा और ON की जगह अगर ये ट्रायंगल हम देखें, इन ट्रायंगल ONP, इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो आधार ON बटा कर्ण OP हो जाएगा, जो इम्प्लाई करेगा ON इज इक्वल टू OP कॉस थीटा. OP मतलब R cos थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट V स्क्वायर 2m, m से m कैंसिल कर रहे हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr cos थीटा. दिस इम्प्लाइज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. हेलो, क्या चीज़? हाँ ठीक. चलिए आगे लिखिए. अगेन वी हैव, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो mv स्क्वायर बाई आर इधर लग रहा है तो वो r और mg cos थीटा के रिजल्टेंट के बराबर होगा. मिलेगा mv स्क्वायर बाई आर. सेंटीपिटल फोर्स फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको, r माइनस mg cos थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा. This implies that r is equal to m by r. v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा प्लस mg cos थीटा. This implies that r is equal to, ये आपको टर्म देगा m बाई आर को आप बाहर ही रहने दीजिए, m बाई आर को बाहर रहने दीजिए, इससे भी बाहर निकालेंगे तो मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा प्लस m बाहर हो गया, ये टर्म आपको देगा gr cos थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू m बाई आर u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस gr cos थीटा. ये देखिएगा जरा जरा सी मिस्टेक, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस,
माइनस प्लस 3GR cos थीटा, ये इक्वेशन 2। उतारिए। देखिए यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉमन एक्सप्रेशन होता है, जिसको CE कहते हैं, मतलब कॉमन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद अलग अलग तरीके के केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग वो कंडीशन निकालेंगे जब वेलोसिटी v 0 हो जाएगी, वो कंडीशन निकालेंगे जब रिएक्शन R 0 हो जाएगा। पॉइंट B, अपर पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पॉइंट B पे पहुँचेगा तो क्या होगा, कब पार्टिकल इस पूरे सर्किल को क्रॉस करेगा, कब पार्टिकल B तक ही आकर के रुक जाएगा, वापस लौट आएगा, कब B को भी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब उसके पहले वापस लौट जाएगा। मतलब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके के अब हम लोग मोशन को डिस्कस करेंगे। इतना उतार लीजिए, डायग्राम भी बनेगा। चलिए नीचे से लिखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ v is equal to 0 and r is equal to 0. Now we will discuss about the value of v is equal to 0, r is equal to 0 from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, comma we have। देखिए अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से अगर v को 0 कर देंगे तो cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। ये cos थीटा की वो कंडीशन होगी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर 2 से अगर r को 0 कर देंगे तो r के 0 होने, मतलब रिएक्शन के 0 होने की भी कंडीशन मिल जाएगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन v इज इक्वल टू 0 देन मिलेगा u स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr 1 माइनस cos थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2gr। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gr। ये थीटा की वो वैल्यू है जिसके लिए वेलोसिटी v 0 हो जाएगी, मतलब पार्टिकल पहुंच करके वहीं से रिटर्न हो जाएगा। फिर देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन r को 0 करते ही आपको मिलेगा m/r u स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 3gr cos थीटा इज इक्वल टू 0।
इससे वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपके पास u स्क्वायर इज इक्वल टू GR 2 माइनस 3 cos थीटा। दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर अपॉन GR इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos थीटा। दिस इम्प्लाइज 3 cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन GR माइनस 2। ये b था, देखिए इसके बाद नीचे कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले रहे हैं, ये आएगा 1/3, 2 भी कॉमन लेंगे तो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2GR माइनस 1। ये देखिए ये इधर आएगा तो माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2GR। ये cos थीटा की वो वैल्यू होगी जिसके लिए आपकी रिएक्शन R 0 हो जाएगा। उतारिए, इसको डालिएगा नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 4। अब देखिए दो वेरिएबल्स आपका v और r 0 हो रहे हैं तो दोनों की कंडीशन अलग अलग मिलेगी। मान लेंगे पहले v 0 हो गया, r बाद में 0 होगा, तब क्या होगा? v और r दोनों साथ में 0 होंगे तब क्या होगा? v बाद में 0 होगा, r पहले 0 हो गया तब क्या होगा? मतलब ये 3 केस आप बारी बारी से डिस्कस करेंगे। v पहले r बाद में, v बाद में r पहले, v और r दोनों साथ में, ये 3 केस अब आपको बारी बारी से डिस्कस करना है। इतना उतार लीजिए, फिर हम आपको एक चीज़ समझाएंगे इसके बारे में जो इन कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नीचे से लिखिए, नाउ देयर आर फॉलोइंग केसेस अराइज। नाउ देयर आर फॉलोइंग केसेस अराइज। नाउ देयर आर फॉलोइंग केसेस अराइज। देखिए एक चीज़ बताएं, ये वाला जो cos थीटा आपको मिला है ये r के लिए मिला है, ये वाला cos थीटा मिला है वो v के लिए मिला है। अगर v यहाँ पे 0 हो गया और r यहाँ पे 0 हुआ तो v का एंगल कम होगा, r का एंगल ज़्यादा होगा। v का एंगल कम होगा,
आर का एंगल ज़्यादा होगा, लेकिन आपको पता है कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉस वी का अधिक होगा और कॉस आर का कम होगा। ये बात जानते रहिएगा। अगर वी पहले वैनिश कर गया, आर बाद में वैनिश कर रहा है तो वी का एंगल कम होगा, आर का एंगल ज़्यादा होगा। वी का एंगल कम होगा, आर का एंगल ज़्यादा होगा, लेकिन कॉस लगने के बाद, चूँकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो v का कॉस लगने के बाद अधिक होगा, r का कॉस लगने के बाद कम होगा। अब अगर हम लोग ये बोलते हैं कि v पहले ज़ीरो हो रहा है, तो अगर v पहले ज़ीरो होगा तो v का थीटा कम होगा, मतलब कॉस v का ज़्यादा होगा, तो v का कॉस ग्रेटर होगा r के कॉस से। इस तरीके से इसमें केसेस बनते हैं। लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग केसेस अराइज। केस वन लिखिए, इफ स्मॉल v vanishes बिफोर कैपिटल R इज ज़ीरो, if small v vanishes before capital R is 0, if small v vanishes before capital R is equal to 0, v पहले वैनिश करेगा तो v का थीटा कम होगा, r का थीटा अधिक होगा, तो v का cos थीटा अधिक होगा और r का cos थीटा कम होगा। If v vanishes before R is 0, before capital R is 0, then the value of theta, then the value of theta then the value of theta in equation 3 is greater than the value of cos theta in equation 3, then the value of cos theta in equation 3 is greater than the value of cos theta in equation 4. The value of cos theta in equation 4. The value of cos theta in equation 4, that is 1 minus u square upon 2gr is greater than 2 by 3 1 minus u square upon 2gr. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट 1 minus u square upon 2gr greater than 2 by 3 minus u square upon 3gr. दिस इम्प्लाइज दैट ये इधर आएगा 1 minus 2 by 3, दैट इज़ 1 by 3 ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा u square upon gr 1 by 2 minus 1 by 3, दैट इज़ 1 by 6. दिस इम्प्लाइज दैट कैंसिल होगा, 1 इज ग्रेटर देन u square upon 2gr. दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर, u की तरफ माउथ बंद है, इज लेस देन 2gr. ये कंडीशन होगी कि जब u स्क्वायर 2gr से छोटा होगा तो वेलोसिटी v कम होगी या पहले वैनिश कर जाएगी, जबकि r बाद में वैनिश करेगा। u स्क्वायर इज लेस देन 2gr. अब देखिए, u स्क्वायर लेस देन 2gr है, इसका मतलब u स्क्वायर अपॉन 2gr 1 से छोटा है। u स्क्वायर अपॉन 2gr 1 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। u स्क्वायर अपॉन 2gr 1 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कॉस थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब उस केस में वो केवल इसके यहीं तक मोशन को डिस्क्राइब करेगा। कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 होता है, इसका मतलब मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। दैट मीन्स थीटा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, उतारिए इतना। ये ऊपर वाली 2 लाइन नहीं उतरेगी, ये केवल समझाने के लिए थी, ये नहीं उतारना है।
नीचे से लिखिए, hence theta is acute, hence theta is acute, hence theta is acute, comma, therefore the velocity vanishes, therefore the velocity vanishes बिफोर द हॉरिजेंटल डायमीटर। देखिए यही है हॉरिजेंटल डायमीटर। अभी हमने आपसे क्या कहा, मोशन इसके नीचे नीचे ख़त्म हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल डायमीटर है, उसी के नीचे मोशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। हेंस थीटा इज एक्यूट, कॉमा, देयरफॉर द वेलोसिटी वैनिशेस, देयरफॉर द वेलोसिटी वैनिशेस बिलो द हॉरिजेंटल डायमीटर, below the horizontal diameter, full stop. Then the particle comes downward, then the particle comes downward, passes through the lowest point, passes through the lowest point। यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया, इसके नीचे नीचे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, वो वापस से नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसी बढ़ी हुई वेलोसिटी से वो यहाँ जाएगा उतनी ही हाइट पे, फिर यहाँ पर ज़ीरो होगा, फिर नीचे आएगा, मतलब वो इसी पॉइंट के इधर उधर मोशन को करेगा। Then the particle comes downward, passes through the lowest point, passes through the lowest point and rise up to the same height, and rise up, R-I-S-E, and rise up to the same point, and rise up to the same point on the left, and retrace its path, and retrace its path. Full stop. The motion is repeated. The motion is repeated about the point A. The motion is repeated about the point A, capital A, about the point A, capital A, and hence the motion is oscillatory, and hence the motion is oscillatory. Full stop. Therefore, when u square less than 2gr, therefore when u square less than 2gr, comma, the particle does not rise up, the particle does not rise up to the horizontal diameter, to the horizontal diameter, and oscillates about the lowest point, and oscillates about the lowest point, and oscillates about the lowest point. Case 2. If V and R, if small v and capital R vanishes simultaneously, if small v and capital R vanishes simultaneously, then the value of cos theta in equation 3, then the value of cos theta in equation 3 is equal to the value of cos theta in equation 4, is equal to the value of cos theta in equation 4. Then equating equation 3 and 4, comma, we get, then equating equation 3 and 4,
कॉमा वी गेट, चलिए 3 और 4 को इक्वेट करके यू स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, करिए ये आप लोग करके बताइए।